नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 1 हम बच्चे हैं तो क्या कविता का कार्यपत्रिका का मूल्यांकन करेंगे। इस कविता के कवि श्री गोपाल दास नीरज हैं। कवि हमें इस कविता में क्या समझाना चाहते हैं कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। हमारे देश के अंदर जो कुरीतियां फैल गई है उन कुरीतियों को दूर कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। आइए देखिए कार्यपत्रिका मूल्यांकन करते हैं। नंबर 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। अब हम पंक्तियों को पूरी करते हुए इस पंक्ति का भावार्थ भी समझेंगे। नंबर क, हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों और बाजारों में। यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में भूख भूख का मीन्स यहाँ क्या है, गरीबी। आज हमारे देश में चारों तरफ गरीबी फैल रही है। गलियों में, बाजारों में, कहीं भी हम जा रहे हैं तो चारों तरफ गरीबी ही गरीबी व्याप्त है। नंबर ख, खुद मिट जाएंगे या सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहता है कि देश में क्रांति लाने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए या तो हम खुद मिट जाएंगे, अर्थात या तो हम अपना बलिदान दे देंगे, या सब सामान बदल कर छोड़ेंगे, या फिर क्रांति, देश में क्रांति लाने के लिए सभी पुराने तौर तरीके हैं वो बदल कर छोड़ेंगे, लोगों में नया जोश और नया उत्साह लेकर आएंगे। नंबर गए, हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते। हम उन लोगों को हंसी देंगे यानी खुशी प्रदान करेंगे जिनके घर फूल नहीं हंसते, अर्थात जिनके घर में खुशियां कभी नहीं आती, ऐसे लोगों को हम खुशी प्रदान करेंगे। घ, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। कैद का मतलब बंद होना। आदमी की जो किस्मत है वो चांदी की दीवार अर्थात रुपयों पैसों की जो दीवार है उसके पीछे कैद होकर रह गई है। अर्थात जो गरीब व्यक्ति होता है वो किस्मत के भरोसे अपना जीवन व्याप्त करता है। वह सोचता है कि मैं गरीब हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अर्थात चांदी की जो दीवार अर्थात रुपयों पैसों की जो दीवार है उसको अपनी किस्मत समझकर उसके पीछे वो कैद होकर रहता है। अब देखिए प्रश्नोत्तर को हम अध्ययन करते हैं जिसमें इस पूरे चैप्टर का भावार्थ आ जाएगा। नंबर 2, पुराने गान बदलकर छोड़ेंगे। इस पंक्ति के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाहता है। पुराने गान अर्थात हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति है, जो रूढ़िवादिता है, उसको बदलना आज बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि विश्व कितनी तेजी से है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अगर हमारे देश को और आगे लेके आना है और विश्व पटल पर अगर हमारे देश की छवि को कायम करना है तो हमें पुराने गान अर्थात पुराने रीति रिवाजों को बदलना होगा। नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग लोगों के अंदर पैदा करनी होगी। नंबर 3 देखिए, बर्फ से ढके पहाड़ बिछोने। अब यहाँ पर बिछोन कर रखा है, इसमें हम मात्रा लगाते हैं बिछोने। इस पंक्ति में बिछोने किसका प्रतीक है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिछोने का मतलब क्या होता है, बिस्तर। तो यहाँ पर बिछोने का मतलब क्या है, ये जो बर्फ से ढके पहाड़। अब देखिए जो हमारे जो सैनिक है वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में रहते हैं, बर्फ के पहाड़ों पर भी उनको रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि देश में देशभक्ति और क्रांति लाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर ये मुश्किलों को तुम बिछोने समझना, अर्थात बिस्तर समझना। इनको बिस्तर समझ के इन पे आराम की, सुख की, चैन की नींद लेते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अर्थात तुम्हारे सामने मुश्किलें आए, बाधाएं आए, पर तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि निश्चिंत होके इनका डटकर सामना करना है। आगे देखिए नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीर कमान। अब ये पंक्ति है वो हम कविता के हिसाब से चेंज करते हैं। तीर कमान कविता में क्या लिखा हुआ है, तो सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस्मत है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। दुनिया, तो सचमुच दुनिया का भगवान बदलकर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने वाक्य में प्रयोग है वो कविता के अनुसार किया है। अब आइए देखिए हम पाठ नंबर 2 वृक्ष पुराण की जो कार्यपत्रिका है उसका मूल्यांकन करते हैं। देखिए वृक्ष पुराण है वो हमने पढ़ा था, इस
के बारे में क्या है, अलग अलग जो वृक्ष हैं उनके बारे में पुराणों में जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। देखो हमने बरगद के वृक्ष के बारे में पढ़ा था, आम के वृक्ष के बारे में पढ़ा था, जामुन के वृक्ष के बारे में पढ़ा था और बीलपत्र के वृक्ष के बारे में पढ़ा था। बीलपत्र क्या होता है, जो शिवलिंग पे पूजा करते हैं सब चढ़ाया जाता है और इससे हमें जो फल प्राप्त होता है उससे मुरब्बा भी बनाया जाता है और इससे रस निकाला जाता है जो कि पीने के काम आता है। और इसी प्रकार देखिए जामुन है वो एक फल होता है और जामुन की जो जामुन की जो छाल होती है या जो गुठलियां होती हैं उनसे विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो बरगद का वृक्ष होता है वो बड़ा ही विशाल होता है, इसकी जड़ें हैं वो कई सौ मीटर में फैली हुई होती है और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे भूमि तक को स्पर्श करती है। इसके अंदर जो कुबेर और लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी तरीके से बील बील के अंदर भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था आम। आम का जो वृक्ष है वो हनुमान जी श्रीलंका से लाए थे। हनुमान जी जब सीता माता की खोज के लिए श्रीलंका गए थे तब उन्होंने आम के वृक्षों पे विश्राम किया था और आम के वृक्षों पे से जो आम है वो तोड़कर खाए थे। उन्हें वह फल बड़े ही स्वादिष्ट लगे। उन्होंने फल खा खाकर गुठलियां हैं वो समुद्र में फेंक दी। वही गुठलियां तिरती तिरती कहाँ तक आई, अपने भारत के समुद्र तट तक आकर यहाँ पर वृक्ष के रूप में लग गई और यहाँ पर आम के पेड़ लग गए। तो ये अपने को पता लग गया ना, श्रीलंका से कौन लेके आए थे आम के वृक्ष, हनुमान जी लेके आए थे। तो ये हमने सार रूप में इस पाठ का वापस से थोड़ा अध्ययन कर लिया है। अब इस कार्यपत्रिका का हम मूल्यांकन करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो अब हम देखिए मिलान करते हैं। क, कुबेर। अब यहाँ पर कुबेर होता है जिनको धन का देवता माना जाता है, वो किस में निवास करते हैं, वटाश्रय में यानी बरगद के वृक्ष में। आगे देखिए ख, आम की गुठलियां। आम की गुठलियां किससे हैं, हनुमान जी से, यानी आम की गुठलियों को किसने फेंका था समुद्र में, हनुमान जी ने। नंबर ग देखो, बेल का पेड़। बेल का पेड़ है शिवरात्रि, यानी बेल का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो शिवरात्रि पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। अगला देखिए जामुन। जामुन को संस्कृत में फलेंद्र या जम्बू भी बोलते हैं। आगे देखिए ड, उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सा आंदोलन याद आता है अपने को, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, जिसमें वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा था, तब लोग है वो पेड़ों से चिपक कर कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, तो उसको चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। अब देखिए हम प्रश्नोत्तरों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। नंबर 2, बेल की वृक्ष से संबंधित बेल के वृक्ष से संबंधित लोक कथा में शिकारी नरक के बजाय स्वर्ग को क्यों गया। अब इसमें अपनी कहानी पढ़ी थी, बेल के वृक्ष से संबंधित। एक शिकारी होता है वो वन में भटक जाता है, तो वह क्या करता है कि एक वह पेड़ होता है बेल का वृक्ष, तो वह बेल के वृक्ष के ऊपर रात गुजारता है। उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग होती है, तो शिवरात्रि का दिन होता है तो शिवलिंग नीचे होती है और वो शिकारी ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया होता है। तो गर्मी की वजह से उसको भयंकर पसीना आता है, तो उसके पसीने की बूंदें हैं वो शिवलिंग के ऊपर गिर जाती है, जिससे शिवलिंग वो अपने आप ही स्वयं ही सींचा जाता है। और साथ में ही जो बेल का वृक्ष होता है वो हिलने की वजह से जो पत्ते हैं वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसकी वजह से शिकारी अनजाने में ही सही उससे शिवलिंग की पूजा कर दी जाती है और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने के कारण वह नरक के बजाय, मतलब शिकारी था तो वह तो जानवरों का शिकार करता था तो उसको जाना तो चाहिए था नरक में, लेकिन उसने शिवरात्रि के दिन शिवजी पर बेल के वृक्ष से पत्ते चढ़ाए और अपना जो पसीना है उसको पानी समझ लीजिए उसकी पूजा कर दी, तो इस प्रकार वह स्वर्ग को गया। नेक्स्ट देखिए, आम के पत्ते कब, कहाँ और क्यों सजाए जाते हैं। आम के पत्ते शादी या विवाह में मंडप के ऊपर बंदरवा के रूप में लगाए जाते हैं। ये क्यों सजाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह था वो आम के पत्तों के नीचे ही हुआ था। इसलिए हमेशा जो शादी व विवाह का मंडप होता है उसमें आम के पत्तों की बंदरवाल लगाई जाती है, क्योंकि शिव और पार्वती की जो जोड़ी है उसको एक अच्छी जोड़ी के रूप में माना जाता है। इसलिए वर वधु को शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए आम के पत्तों की बंदरवारों से मंडप को है सजाया जाता है। आगे देखिए हम संधि देखते हैं। देखिए व्याकरण भाग में निम्नलिखित शब्दों की संधि करके लिखी।
परि प्लस आवरण, इसकी संधि क्या होगी? पर्यावरण। परि प्लस आवरण, ई प्लस आ, तो ई और आ के मिलने से क्या बना? या। यहाँ पर कौन सी संधि आ रही है? अपने यण संधि आ रही है। ई का यह, ऊ का वह, री का रे, ये है अपने यण संधि के कुछ नियम। यानी जहां पर ई आएगी वहां पे य आएगा, जहाँ पे ऊ आएगा वहां पर व आएगा, जहाँ पे री आएगा वहां पे र आएगा। तो देखिए यहाँ पे परि प्लस आवरण, पहले जो प्लस से जो पहले का साइन है वो ई है, और प्लस के बाद में ए या आ में से कुछ भी वर्ण हो, उ ई आ, मतलब ई नहीं आना चाहिए, ए आओ, उ आओ, ए आई आओ। लेकिन जो पहले वाला जो ई है वो लास्ट वाले शब्द के साथ मिलकर, यानी प्लस से पहले ई और बाद वाला जो शब्द है वो मिलकर क्या बनेगा? ये, या, ये, यो, ऐसे। मान लो यहाँ पर आ की जगह ए बने तो ये बन जाएगा, यानी ई और ए मिलकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो परि प्लस आवरण मिलकर क्या बना? पर्यावरण। या, पर्या, या आएगा यहाँ पे क्योंकि लास्ट में आ दिया हुआ है। आया समझ में? अति प्लस अन, अत्यंत, यहाँ पर भी यण संधि है। देखिए ई है उसके बाद में अंग, तो अत्यंत य आएगा यहाँ पे। ई के बाद में क्या आया है? ए आया है, तो क्या बनेगा? य, अत्यंत। और ये हमेशा देखो यण संधि में जो वर्ण होता है जिसके ऊपर ई की मात्रा लगती है वो वर्ण भी आधा होता है। अब जैसे अत्यंत में तय आधा हुआ, पर्यावरण में या आती तो र है वो या के ऊपर चढ़ गया, पर्यावरण हो गया, र आधा हो गया। आगे देखिए वटाश्रय, अब यहाँ पर अपने संधि चेंज हो गई है। वट, वट में आ आया है और आश्रय में भी आ आया है, ए और आ मिलाकर आ बनेगा। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। स्वर संधि के अपने पास 5 वेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर हम स्वर संधि को ही पढ़ रहे हैं। ये क और ख में अपने पास यण संधि थी। वट प्लस आश्रय, वटाश्रय, यानी आ है वो ए के साथ मिक्स होकर आ बन गया है। हमेशा दीर्घ शब्द बनता है इसमें, आ, बड़ी ई, आई, ऐसे बड़े वाले शब्द इसमें बनते हैं। तो वट प्लस आश्रय, वटाश्रय, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मन है प्लस रंजक, अब देखिए यहाँ पर आपने को विसर्ग दिख रहा है, तो यहाँ पर जो संधि का तीसरा जो भेद होता है, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर अपने को साफ पता चल रहा है विसर्ग आया तो विसर्ग संधि है। अब देखिए ना के बाद में विसर्ग आए और न के बाद में ठीक रह आए तो यहाँ पर ओ बन जाता है, तो मनोरंजक, यहाँ पर क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। विसर्ग को हटाकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। पर इसकी क्या शर्त है कि विसर्ग से जो पहले वाला वर्ण है वो न और बाद वाला र हो तो उसका क्या बन जाता है? ओ। तो ये विसर्ग हटके क्या बन जाएगा? ओ, मनोरंजक। नेक्स्ट देखिए ड़, देव प्लस आलय, यहाँ पर अ प्लस आ, यानी व के अंदर कौन सा स्वर आया है? अ प्लस आ, तो क्या बना? देवालय। आ ही बन जाएगा, ए प्लस आ मिलाकर क्या बना? आ, वाह, देवालय। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि आ बना है। यहाँ देखो वटाश्रय में भी आ बना था, देवालय में भी आ बना है। इसी प्रकार देखो हिमालय, पुस्तकालय, है ना, ये वाले सारे शब्द क्या बनेंगे? विद्यालय। तो यहाँ पर कौन कौन सी संधि है? वटाश्रय, देवालय, विद्यालय, पुस्तकालय, है ना, ये सारी संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं पहचान कर लिखिए। अब भाववाचक संज्ञाएं सबसे पहले तो देखिए होती क्या है? ऐसे जो संज्ञा शब्द जिनसे हमारे मन के भावों से संबंधित बातें हैं वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। नीचे देखिए जैसे संवेदना, मनुष्य के अंदर जो भाव होता है संवेदना का, यानी एक दूसरे के प्रति प्यार का, अपनेपन का, तो ये भाव हो गया उसका, संवेदना। नेक्स्ट देखिए अनुमान, मैंने अनुमान लगाया, तो अपने मन से संबंधित होता है वो, तो अनुमान। इसी तरह के देखिए पूजा, अपन अपने मतलब पूजा करना, कोई बत्ती या कोई अगरबत्ती लेके वो पूजा करने वाली पूजा नहीं होती, हमारे मन से अपन जो भगवान को याद करते हैं तो वो होती है पूजा। तो ये किससे संबंधित है? भावों से संबंधित। इसी तरह देखिए स्वाभाविक, स्वाभाविक यानी हमारे स्वभाव से संबंधित विशेषताएं क्या होती है? स्वाभाविक। इसी तरीके से देखिए रक्षा,
मन के अंदर किसकी रक्षा मतलब किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम, उसकी मतलब रक्षा करने का जो भाव होता है, इसलिए इसको भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार हमें भाववाचक संज्ञाओं का भी अध्ययन कर लिया। संधि को अपन ने शॉर्ट रूप में पढ़ा है। आगे हम जब व्याकरण पढ़ेंगे तो संधि को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फिर भी हमने थोड़ा-सा इसका अध्ययन प्राप्त किया, जैसे क और ख में यण संधि का उदाहरण देखा आपने, घ और ढ में दीर्घ संधि को देखा, मन प्लस रंजक मनोरंजक में आपने विसर्ग संधि को देखा। प्रश्नोत्तर को अध्ययन किया और सही मिलाओ इसके हिसाब से अपने सारे वृक्षों की विशेषताओं का भी अध्ययन कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों कार्य पत्रिकाओं के मूल्यांकन से दोनों चैप्टरों का वापस से अपना रिवीजन हो गया है। तो आप इसको याद कीजिए, समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।